चलिए एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य की कल्पना करते हैं। रात का समय है और एक शहर की संकरी गलियों में कुछ महिलाएं गश्त लगा रही हैं। और ये कोई आम गश्त नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो बाकायदा पुलिस की वर्दी में है। कुछ ने तो डाकुओं वाले कपड़े पहने हुए हैं और उनके हाथों में छड़ियां हैं। हाँ, और उनका मकसद बड़ा अनोखा होता है। हाँ, मतलब उनका मकसद है रास्ते में मिलने वाले कुंवारे लड़कों को ढूंढना और उन्हें उन छड़ियों से पीटना। अब सुनने में तो ये किसी फिल्म का अजीब सा सीन या कोई दंगा लग सकता है। सही बात है, कोई भी पहली बार सुनेगा तो हैरान ही होगा। लेकिन राजस्थान के जोधपुर में ये कोई दंगा वंगा नहीं है। ये धींगा गवर नाम का एक बेहद पवित्र त्योहार है। और मान्यता ये है कि भाई जिस कुंवारे लड़के को ये छड़ी पड़ जाती है ना, उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। ये वाकई एक ऐसा दृश्य है जो किसी के भी दिमाग में मौजूद राजस्थान की उस पुरानी पारंपरिक छवि को एकदम तोड़ देता है। मतलब लोगों को लगता है कि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान, सूखे पहाड़ और खामोश किलों की जगह है। हाँ, और आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य बिंदु यही है, राजस्थान के इन मेलों और त्योहारों के पीछे का असली विज्ञान और मनोविज्ञान समझना। एक बहुत ही सटीक और पुरानी कहावत है वहाँ, 7 वार 9 त्योहार। मतलब हफ्ते में दिन तो 7 ही होते हैं, लेकिन त्योहार 9 मनाए जाते हैं। बिल्कुल, तो आज हम इसी सांस्कृतिक चक्र की गहराई में जाने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ये त्योहार सिर्फ कैलेंडर पे छपी तारीखें नहीं है, असल में ये वहाँ के मौसम, मिट्टी, खेती और इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत ताना बाना है। और इस पूरे चक्र को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें उस घड़ी को समझना होगा जिस पर ये सारे त्योहार चलते हैं। और जाहिर है वो कोई मामूली दीवार घड़ी तो है नहीं। हम बात कर रहे हैं विक्रम संवत की, है ना? यानी हमारा पारंपरिक हिंदू पंचांग। एकदम सही। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो विक्रम संवत को एक तरह की विशाल बायोलॉजिकल क्लॉक या प्राकृतिक घड़ी माना जा सकता है। आज जो हम ग्रेगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो पूरे तरह से सूर्य पर आधारित है। हाँ, और उसका प्रकृति के जो रोजमर्रा के बदलाव होते हैं उनसे कोई बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। सही कहा। लेकिन विक्रम संवत चंद्रमा की गति और उसकी कलाओं के साथ खुद को सेट करता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। असल में यहाँ जो सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती आती है वो है दिनों की गिनती। क्योंकि ये लूनर यानी चंद्रा आधारित कैलेंडर है, तो इसमें एक साल 365 दिन का नहीं होता। अच्छा, तो फिर कितने दिन का होता है? देखो, चंद्रमा का एक पूरा चक्र लगभग 29.5 दिनों का होता है। तो अगर हम 12 महीने गिने तो एक साल में केवल 354 दिन ही बन पाते हैं। मतलब अगर गणित के हिसाब से देखें तो ये कैलेंडर हर साल अंग्रेजी कैलेंडर से लगभग 11 दिन पीछे रह जाएगा। बिल्कुल 11 दिन पीछे। तो इस हिसाब से तो 10-15 सालों में मौसम पूरी तरह से पलट जाने चाहिए। मतलब जो त्योहार आज सर्दियों में आ रहा है वो कुछ सालों बाद चिलचिलाती गर्मी में आना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। दिवाली तो हमेशा उसी मौसम में आती है। और यहीं पर हमारे प्राचीन खगोल विज्ञान की सबसे शानदार खोज सामने आती है, अधिक मास का कॉन्सेप्ट। अधिक मास? हाँ, इस 11 दिन के अंतर को पाटने के लिए हर तीसरे साल विक्रम संवत में एक पूरा का पूरा अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। अरे वाह, ये तो अंग्रेजी कैलेंडर के उस एक लीप डे यानी 29 फरवरी से बहुत अलग और कहीं ज्यादा सटीक है। बिल्कुल सटीक है। ये प्राकृतिक लीप मंथ उस पूरे कैलेंडर को खींचकर वापस मौसम के साथ सिंक कर देता है। इसी गणित की वजह से हर त्योहार मौसम के उस खास हिस्से में ही पड़ता है जिसके लिए उसे बनाया गया था। ये तो वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है जो सीधे तारों और ग्रहों की गति से जुड़ी है। तो अब जब हमारी प्राकृतिक घड़ी सेट हो गई है तो चलिए इस चक्र की शुरुआत करते हैं। और इसके लिए एक लोक कहावत बहुत मशहूर है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस एक लाइन में ना पूरे साल का सार छुपा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि त्योहारों के आने की शुरुआत श्रावण महीने की तीज से होती है और ये पूरा सिलसिला घूम फिरकर चैत्र महीने की गणगौर पर आकर समाप्त हो जाता है। तो अगर श्रावण महीने की इस तीज की बात करें तो जयपुर की छोटी तीज बहुत प्रसिद्ध है ना? ये पूरी तरह से प्रकृति के पुनर्जन्म का जश्न है ना? हाँ, भयंकर गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है तो धरती पर जो हरियाली छाती है, बस ये उसी का उत्सव है। और मैंने पढ़ा था कि इस दिन नवविवाहिताओं को उनके मायके से सिंजारा भेजा जाता है,
जिसमें कपड़े, गहने और मिठाइयाँ होती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरे राजस्थान में ये तीज एक जैसी नहीं होती। अच्छा, कैसे? अगर हम जयपुर से निकलकर बूंदी की तरफ जाएं तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। बूंदी की कजली तीज, या जिसे बड़ी तीज कहते हैं, उसका मनोविज्ञान और मौसम विज्ञान दोनों जयपुर से अलग हैं। कजली का मतलब तो गहरा काला होता है ना? एकदम। जयपुर में जहाँ श्रावण की हल्की फुहारों और हरियाली पर जोर है, वहीं बूंदी की तीज भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। ये वो समय होता है जब आसमान में मानसून के सबसे भारी, काले और कजरारे बादल छाए होते हैं। ओहो, मतलब बादलों के रंग पर त्योहार का नाम। हाँ, बूंदी एक पहाड़ी और जंगली इलाका रहा है। वहाँ बादलों का ये रूप जीवन और खेती के लिए बहुत अहम है। इसलिए वहाँ की तीज का स्वरूप थोड़ा अधिक गहरा और भव्य होता है। खैर, आपने भाद्रपद के महीने का जिक्र किया है, तो इस महीने की गहराई में उतरना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे, क्योंकि अगर पूरे कैलेंडर को देखा जाए तो भाद्रपद या आम बोलचाल में भादवा का महीना सबसे ज़्यादा व्यस्त महीना है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कृषि, पशुपालन और आस्था सब कुछ इसी एक महीने में आके सिमट गया हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है गोगा नवमी। गोगा नवमी को अगर हम सिर्फ एक धार्मिक नजरिए से देखेंगे ना, तो इसका असली अर्थ छूट जाएगा। मतलब इसमें कुछ और भी छिपा है? हाँ, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन किसान अपने हल और हाली, यानी जो हल चलाने वाला होता है, दोनों को 9 गांठों वाली एक गोगा राखड़ी बांधते हैं। गोगा जी तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताएं हैं, जिन्हें सांपों का रक्षक माना जाता है। लेकिन एक बात सोचिए, हल पर राखी क्यों बांधना? रक्षाबंधन तो इंसानों का त्योहार माना जाता है। इसे खेती की जमीनी हकीकत से जोड़कर देखिए। भाद्रपद वो महीना है जब बारिश की वजह से खेतों में घास और फसलें काफी बड़ी हो चुकी होती हैं। और जमीन के अंदर पानी भर जाता है। बिल्कुल, पानी भरने की वजह से सांप और दूसरे जहरीले जीव बाहर आ जाते हैं। नंगे पैर खेतों में काम करने वाले किसान और उनके बैलों को सांप के काटने का सबसे ज्यादा खतरा इसी महीने में होता है। अरे बाप रे! तो गोगा जी की पूजा और वो राखी सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये उस डर से निपटने का एक मनोवैज्ञानिक कवच है। ये खेती के उन औजारों के प्रति कृतज्ञता जताने का तरीका है जिन पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी है। ये लॉजिक बहुत ही शानदार है। मतलब आस्था असल में रोजमर्रा के जीवन के खतरों का ही एक समाधान दे रही है। और इसी भाद्रपद महीने में एक और बहुत ही अलग तरह का जमावड़ा होता है, रामदेवरा का मेला। हाँ, जो जैसलमेर के रुणेचा में भरता है। बिल्कुल, ये मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आते हैं। रामदेवरा मेले का जो सबसे मजबूत पहलू है ना, वो इसका सामाजिक ताना बाना है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम उन्हें रामसा पीर कहकर पूछते हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जो सदियों से बिना किसी बाहरी या सरकारी दखल के अपने आप चल रहा है। और शायद इसी मेले में कमाड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा वो मशहूर 13 ताली नृत्य भी किया जाता है ना? बिल्कुल, मैंने देखा है। इस नृत्य की शारीरिक जटिलता सच में हैरान करने वाली होती है। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 13 मंजीरें बांधकर एक ही जगह बैठकर उन मंजीरों को एक निश्चित लय में टकराना। ये सिर्फ कला नहीं है, ये ध्यान और शारीरिक संतुलन का चरम है। एकदम सही कह लिया आप। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी, पूछिए। भाद्रपद के ही महीने में इतने सारे लोक देवताओं के मेले, पशु मेले और कृषि के त्योहार क्यों आ रहे हैं? मतलब क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि सारे बड़े देवी देवताओं के जन्म या निर्माण के दिन इसी महीने में पड़ गए? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एकदम शुद्ध अर्थशास्त्र काम कर रहा है। अर्थशास्त्र? वो कैसे? इसे कृषि के वार्षिक चक्र के हिसाब से समझिए। बारिश शुरू होने पर किसान खेतों में बुवाई करता है। भाद्रपद आते आते बुवाई का वो सबसे मेहनत वाला जो चरण है वो पूरा हो चुका होता है और फसल को पकने में अभी समय होता है। अच्छा, मतलब ये पूरे साल में वो इकलौता समय है जब किसान और पशुपालक के पास थोड़ा खाली समय होता है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये उनका वेकेशन टाइम या व्यापार करने का समय हो गया। ठीक यही बात है। इस समय चारे और पानी की भी कोई कमी नहीं होती, इसलिए बड़े पैमाने पर पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए ये सबसे बेहतरीन समय होता है। धर्म को व्यापार के साथ बड़ी चालाकी से जोड़ दिया गया ताकि समाज के अलग अलग हिस्सों के लोग एक जगह इकट्ठा हो सकें। ये एक बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक मॉडल है भाई।
अब बारिश और भाद्रपद के इस खेती किसानी वाले दौर को पीछे छोड़कर हम शरद ऋतु की तरफ बढ़ते हैं, यानी आश्विन और कार्तिक के महीने। हाँ, यहाँ आकर त्योहारों का पूरा सुर ही बदल जाता है। बिल्कुल, खेती की चिंताएं पीछे छूट जाती हैं और भव्यता, शक्ति और व्यापार सामने आ जाते हैं। आश्विन महीने में आने वाला दशहरा इसका बेहतरीन उदाहरण है। कोटा का दशहरा पूरे भारत में मशहूर है, लेकिन राजस्थान में दशहरे के दिन की जो सबसे खास परंपरा है वो है खेजड़ी या शमी के पेड़ की पूजा करना। और खेजड़े की पूजा का भी तो सीधा संबंध रेगिस्तान के कठिन जीवन से है। खेजड़ी कोई आम पेड़ नहीं है, इसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। सही बात है। जब भयंकर अकाल पड़ता है और दूर दूर तक पानी या चारा नहीं होता, तब खेजड़ी ही इंसानों और पशुओं को जिंदा रखती है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। तो मतलब दशहरे पर जहां पूरा देश हथियारों की पूजा कर रहा होता है, राजस्थान अकाल और भूखमरी से लड़ने वाले अपने सबसे बड़े प्राकृतिक हथियार की पूजा कर रहा होता है। ये वाकई बहुत खूबसूरत विचार है। और इसके साथ ही एक और बहुत ही दिलचस्प परंपरा जुड़ी है, नीलकंठ या लीलटांस पक्षी के दर्शन करना। दशहरे के दिन इस नीले पक्षी का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे उत्सवों को पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूकता से जोड़ा गया था। बिल्कुल। खैर, दशहरे के बाद जब कार्तिक का महीना आता है तो एक ऐसा दिन आता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को फिर से तेज कर देता है। देवउठनी एकादशी, इसे कुछ लोग तुलसी ग्यारस भी कहते हैं। हाँ, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन जागते हैं। तो विष्णु भगवान के जागने का सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब जीवन का ठहराव खत्म हो गया है। इन 4 महीनों में शादियां और बड़े शुभ कार्य वर्जित होते हैं। देवउठनी एकादशी एक तरह से समाज का अलार्म क्लॉक है। अलार्म क्लॉक। हाँ, ये संकेत है कि फसल कटने वाली है, घर में नया अनाज और पैसा आने वाला है, इसलिए अब शादियों का सीजन शुरू किया जा सकता है। और इसी पैसे और व्यापार का सबसे भव्य रूप हमें कार्तिक पूर्णिमा पर देखने को मिलता है। पुष्कर का मशहूर पशु मेला और बीकानेर का कोलायत मेला। कोलायत मेला जो कपिल मुनि से जुड़ा है। हाँ, पुष्कर के दृश्य तो मतलब किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के सेट जैसे लगते हैं। एक तरफ पवित्र झील है जहां लाखों लोग दीपदान कर रहे हैं, पानी पर तैरते हुए दियों की कतारें हैं। बहुत ही विहंगम दृश्य होता है वो। और दूसरी तरफ रेगिस्तान के विशाल रेतीले धोरों पर हजारों की संख्या में नागोरी बैल, मालानी घोड़े और ऊंट खड़े हैं। उनकी दौड़ हो रही है, मूंछों की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। पुष्कर मेले के इस संरचना को अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो ये आज के किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो या ट्रेड फेयर का एक प्राचीन और कहीं अधिक प्रभावी रूप है। बिल्कुल। आज के ट्रेड फेयर में क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, नेटवर्किंग होती है, करोड़ों के सौदे होते हैं। पुष्कर भी तो वही था, बस उसका निमंत्रण पत्र धर्म के नाम पे भेजा जाता था। ये बात आपने बिल्कुल सटीक कही। मतलब अगर आप सिर्फ लोगों से कहेंगे कि आइए बैलों की खरीद फरोख्त करते हैं, तो शायद कोई 100 किलोमीटर दूर से ना आए। हाँ, कौन इतनी दूर जाएगा सिर्फ बैल खरीदने। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस पवित्र झील में नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे, तो पूरा परिवार आएगा। और जब वो आएंगे तो वापसी में अगले साल की खेती के लिए अच्छी नस्ल के बैल भी खरीद कर ले जाएंगे। मतलब आस्था यहाँ असल में अर्थव्यवस्था को चलाने वाला ईंधन थी। और इसके साथ ही ना सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता था। आज हमारे पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, लेकिन उस समय अलग अलग राज्यों से आने वाले बंजारे, व्यापारी और श्रद्धालु एक दूसरे के साथ मौसम, बीजों की नई किस्मों और राजनीतिक हालात की जानकारी भी साझा करते थे। अरे हाँ, ये तो प्राचीन भारत का अपना सोशल नेटवर्क था। बिल्कुल। चलिए, इस भव्यता से निकलकर जब हम माघ और फाल्गुन के महीनों में प्रवेश करते हैं तो कड़ाके की सर्दियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ त्योहार व्यापारिक केंद्रों से हटकर उन इलाकों की तरफ मुड़ जाते हैं जिनकी जड़ें प्रकृति और एकांत से सबसे गहरी जुड़ी हैं। आप दक्षिणी राजस्थान में लगने वाले बेणेश्वर मेले की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम में एक बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ये धाम सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसे आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। अच्छा। ये जगह वैसे संत मावजी से जुड़ी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा महत्व भील और अन्य जनजातीय समुदायों के लिए है। इन जनजातीय समुदायों का जीवन अक्सर पहाड़ों और घने जंगलों में काफी अलग थलग गुजरता है।
इसलिए बेणेश्वर मेला उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये उनका सबसे बड़ा सामाजिक मिलन समारोह है। एकदम सही। यहाँ वे अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, अपनी पारंपरिक संस्कृति का जश्न मनाते हैं और यहाँ तक कि शादियों के रिश्ते भी तय करते हैं। मतलब ये उनकी सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखने का सबसे बड़ा मंच है। और फिर इसके बाद फाल्गुन का महीना आता है और हम त्योहारों के सबसे रंगीन और शायद सबसे जटिल हिस्से में पहुंचते हैं, होली। होली। आमतौर पर होली को हम सिर्फ रंगों और गुलाल का त्योहार मानते हैं, लेकिन राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में इसके ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जो किसी को भी पूरी तरह से हैरान कर सकते हैं। हैरान करने वाले तो हैं। रंगों के बजाय यहाँ जो कुछ उछाला जाता है वो वाकई चौंकाने वाला है। जैसे बाड़मेर में लोग एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं, जिसे पत्थर मार होली कहा जाता है। डूंगरपुर में गोबर के कंडों से होली खेली जाती है और ब्यावर में देवर भाभी की होली मशहूर है। और जोधपुर की होली? जोधपुर की होली तो एकदम ही अलग है। वहाँ रोने बिलखने का आयोजन होता है, जिसे क्राइंग होली कह सकते हैं। अब ये बात मेरी समझ से परे है कि एक उत्सव के दिन जहाँ सबको खुश होना चाहिए, गले मिलना चाहिए, वहाँ लोग समूह में बैठकर रो रहे हैं या एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं। ये विरोधाभास आखिर क्या है? रोने को उत्सव कैसे माना जा सकता है? देखिए, पहली नजर में ये बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन मानव मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बेहद वैज्ञानिक है। वो कैसे? बाड़मेर की पत्थर मार होली की बात करते हैं। ये इलोजी की कहानी से जुड़ी है। इलोजी को होलिका का मंगेतर माना जाता है। अच्छा, होलिका का मंगेतर। हाँ, लोक कथाओं के अनुसार जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी और जल गई तो इलोजी उसे बचाने के लिए उस आग में कूद पड़े। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी मंगेतर की मौत के दुख में वो विक्षिप्त हो गए। उन्होंने उसकी राख को अपने शरीर पर मल लिया और पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। बाप रे! मतलब ये अजीबोगरीब होलियां दरअसल उस गहरे दुख और विक्षिप्तता को याद करने का तरीका है। सिर्फ याद करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए एक सेफ्टी वॉल्व है। मनोविज्ञान में एक बहुत जरूरी शब्द है कथारसिस। कथारसिस यानी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना। कथारसिस। हर साल इंसान एक सामाजिक दायरे में बंद कर रहता है। हाँ। उसे सभ्य दिखना है, गुस्सा नहीं करना है, सबके सामने रोना नहीं है। हाँ, एक मुखौटा पहन के रखना पड़ता है। बिल्कुल। होली का दिन उन सारी पाबंदियों को एक दिन के लिए तोड़ देता है। रोने बिलखने की होली या पत्थर मार होली लोगों को अपने अंदर के गुस्से, हताशा और दुख को एक सुरक्षित और सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से बाहर निकालने का मौका देती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब समाज ने जानबूझकर साल में एक दिन ऐसा रखा जहां आप अपने अंदर की सारी कड़वाहट और अवसाद को बाहर फेंक सकते हैं, ताकि अगले दिन से एक नई और साफ शुरुआत की जा सके। एकदम सही समझे आप। और इसी साफ शुरुआत के साथ फाल्गुन खत्म होता है और हिंदू नववर्ष यानी चैत्र का महीना शुरू होता है। और इसी के साथ हमारा चक्र वापस वहां पहुंचता है जहां से हमने शुरू किया था। बिल्कुल, हमारी वही कहावत, ले डूबी गणगौर। चैत्र के महीने में गणगौर का त्योहार आता है और ये त्योहारों के इस पूरे सालाना चक्र को समेट लेता है, उसे विराम देता है। गणगौर मुख्य रूप से शिव, जिन्हें ईसर कहा जाता है, और पार्वती, जिन्हें गवर कहा जाता है, उनके अटूट प्रेम का प्रतीक है। निकाली जाती है, उसमें ईसर होते ही नहीं है, सिर्फ गवर की पूजा होती है। हाँ, बिना ईसर की गवर। और नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के प्रभाव के चलते गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। और जोधपुर की धींगा गवर के बारे में तो हमने चर्चा की शुरुआत में ही बात की थी। हाँ, वो छड़ी से पीटने वाली परंपरा, जहाँ महिलाएं पूरी आजादी के साथ सड़कों पर निकलकर पुरुषों पर अपना अधिकार जताती हैं। बिल्कुल। और चैत्र के इसी महीने में एक और त्योहार आता है जिसका विज्ञान समझना आज के दौर में बहुत जरूरी है। कौन सा त्योहार? शीतला अष्टमी, जिसे आम बोलचाल में बास्योड़ा भी कहते हैं। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और लोग एक दिन पहले का बना हुआ ठंडा बासी खाना खाते हैं। जयपुर के पास चाकसू में तो शीतला माता का एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। जहाँ गधों की बिक्री होती है, क्योंकि गधे को माता की सवारी माना जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन भाई, इस ठंडे खाने के पीछे का असली तर्क क्या है? आज तो डॉक्टर्स और साइंस सब कहते हैं कि हमेशा ताज़ा और गर्म खाना खाना चाहिए, फिर ये बासी खाना क्यों? इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। शीतला माता को चेचक यानी स्मॉल पॉक्स और खसरे जैसी बीमारियों की देवी माना जाता है। अगर आप मौसम को देखें तो चैत्र का महीना वो समय है जब सर्दियां पूरी तरह जा चुकी होती हैं और गर्मियां शुरू हो रही होती हैं। मौसम के संधिकाल या ट्रांजिशन पीरियड में
तापमान ऐसा होता है कि बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेजी से पनपते हैं। हाँ, सीजनल बीमारियां इसी समय सबसे ज्यादा होती हैं। हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है। बस यही बात है। चूल्हा ना जलाना और ठंडा खाने का नियम दरअसल एक सांस्कृतिक चेतावनी थी। ये लोगों को बताने का तरीका था कि भाई अब मौसम गर्म हो गया, अब खाना जल्दी खराब होगा, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखो और खान पान बदल दो। अरे वाह! माता का प्रकोप असल में उन बीमारियों का ही रूपक था। ये स्वास्थ्य विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ने का एक और बेहतरीन उदाहरण है। ये तो कमाल का लॉजिक है। और अंत में ये पूरा चक्र वैसाख महीने की अक्षय तृतीया, या जिसे हम आखा तीज कहते हैं, उस पर जाकर एक तरह से अपना समापन करता है। आखा तीज। आखा तीज एक अबूझ सावा है। अबूझ सावा मतलब आपको शादी या किसी शुभ काम के लिए किसी पंडित से मुहूर्त निकलवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। पंचांग के हिसाब से ये दिन इतना परफेक्ट है कि आप बेझिझक कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, और इसी दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी होता है। बिल्कुल। तो वहाँ लोग अपनी छतों पर चढ़कर पूरे आसमान को पतंगों से भर देते हैं। एक तरह से ये उत्सव के चक्र के पूरे होने और दूसरे के शुरू होने का जश्न है। और अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर इस पूरे कैलेंडर को देखें ना, तो ये सिर्फ तारीखों और त्योहारों की लिस्ट नहीं लगती। तो क्या है? ये इंसान के जिंदा रहने, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और एक समाज के रूप में आगे बढ़ने का पूरा मैनुअल है। इसमें बीज बोने की उम्मीद है, फसल काटने की खुशी है, मौसम की बीमारियों से बचने का विज्ञान है और दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का मनोवैज्ञानिक इलाज भी है। आज की इस पूरी चर्चा ने यह साबित कर दिया है कि राजस्थान का यह सांस्कृतिक कैलेंडर कितना वैज्ञानिक और विचारशील है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खैर, आज की चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और ग्लोबलाइज्ड है। हमारा खाना कहीं दूर किसी फैक्ट्री से आता है, हमारा मनोरंजन स्क्रीन से आता है, हमारे पास जो आधुनिक कैलेंडर और घड़ियां हैं वो सर्वर और सैटेलाइट से सिंक होती हैं। हाँ, प्रकृति या मौसम से नहीं। बिल्कुल। लेकिन प्राचीन समय में ये मेले और त्योहार एक तरह का विकेंद्रीकृत सुरक्षा जाल या डिसेंट्रलाइज्ड सेफ्टी नेट थे। अगर सूखा पड़ता तो लोग पुष्कर या रामदेवरा के मेले में जाकर अपने पशु बेचकर जीवन यापन कर लेते। सही बात है। ये त्योहार स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे और लोगों को एक दूसरे पर निर्भर बनाते थे, ना कि किसी दूर बैठी व्यवस्था पर। तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि आज जब हम इन त्योहारों को सिर्फ एक पर्यटक आकर्षण या हॉलिडे की तरह देखते हैं, तो क्या हम केवल इनकी बाहरी